हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम अ, अ, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास के प्रश्न करेंगे और ये हमारा दूसरा भाग होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930 से लेकर के हम 1950 तक में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं वो सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और दो टॉपिक इसमें से स्किप करूंगी मैं। एक तो जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन। तो 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने स्किप किए हुए हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, हाँ, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और जो विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक इतिहास जो है ना छत्तीसगढ़ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा और धैर्य बना करके रखें क्योंकि महत्वपूर्ण भाग है ना। तो आपको देखना जरूर चाहिए ये वीडियो। ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण है ना 1930 से। इससे प्रश्न क्या बने हैं देख लेते हैं हम। चलिए, अरे एक मिनट, शायद एक प्रश्न यहां से मिस हो गया है। हम दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न भी आई थिंक विलोपित हुआ है। इस कारण से पहला प्रश्न भी मैंने विलोपित हुआ है, इस वजह से पहला प्रश्न जो था उसको मैंने नहीं लिया। तो व्याख्या ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 1927 से 1937 तक पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा और जेल से भी काउंसिल का चुनाव लड़े थे। और पूर्ण स्वराज सत्ता का आयोजन 6 से 13 अप्रैल 1930 तक में हुआ और 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो इससे रिलेटेड ही प्रश्न था, है ना, जिसको आयोग ने विलोपित कर दिया था, है ना प्रश्न। तो अगला हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न भी विलोपित है ना। देखते हैं क्यों विलोपित किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के धमतरी में 1 मई 1930 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन नेता स्वयंसेवकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था? अच्छा, 1 मई 1930 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। अब पूछा क्या गया है, इनमें से किन नेता स्वयंसेवकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था? जी, ये ना, इनके चारों नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, इनके चारों नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ ऑप्शन भी दिख रहा है ABCD, किंतु प्रश्न पूछा गया है किन नेता स्वयंसेवकों को बोला है। ठीक है, को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था, है ना। ये जो चारों नाम हैं ये प्रशिक्षण देने वाले थे, भाई ये तो नेता थे, है ना। तो इनको ये प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे, है ना। तो ये वजह है, ये रीजन है कि ये प्रश्न विलोपित किया गया है। ठीक है, आप इसका है ना, प्रश्न के साथ साथ ये उत्तर याद रखिएगा कि ये जो चारों आपको नाम दिख रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप, ये प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। ठीक है, यह व्याख्या भी वही दिया हुआ है। 1 मई 1930 को स्थापित सत्याग्रह आश्रम में सत्याग्रही स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था।
प्रशिक्षण देने का कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और शोभाराम देवांगन करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? इसका आप उत्तर याद रखिएगा, वासुदेव देवरस। व से याद रख लीजिएगा, व से वानर और व से ही सब याद कर लीजिएगा बिलासपुर, और व से ही याद कर लीजिएगा वासुदेव देवरस। चलिए अगला है, यहाँ पे व्याख्या है। बिलासपुर में वानर सेना का गठन 1930 में वासुदेव देवरस के नेतृत्व में किया गया था, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में बलीराम आजाद या बलीराम दुबे के नेतृत्व में किया गया था, जो कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। इसका प्रमुख केंद्र ब्राह्मणपारा रायपुर था। तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था 1930 में, है ना। वासुदेव देवरस इसके नेतृत्व करता थे। 1930 में आपको पता ही होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और दूसरा जो था, रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ फरवरी 1932 में। इसके नेतृत्व करता थे बलीराम आजाद या बलीराम दुबे, है ना। और रायपुर में जब वानर सेना का गठन हुआ उस वक्त दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किसने किया था? इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव देवरस, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में। चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका उत्तर है बलीराम दुबे, रायपुर। बलीराम दुबे, रायपुर, 1932 फरवरी। ठीक है, फरवरी 1932। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। यह प्रश्न भी 2019 का है, प्री का, और विलोपित किया हुआ है। देखते हैं कि क्यों विलोपित किया गया है। अच्छा, ये पहला ही प्रश्न है जी। ठीक है, वो शायद इधर उधर हो गया है स्लाइड। ठीक है, वही पहला प्रश्न है जिसका पहला हमने व्याख्या देखा। ठीक है, तो ये हम स्किप करके ही चलते हैं, हमने व्याख्या तो देख ही लिया है। अगला है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो बलीराम आजाद या बलीराम दुबे। चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? पहला हमने जो व्याख्या पढ़ा था, है ना, व्याख्या में हमने एक नाम पढ़ा था, क्रांति कुमार भारती। इसका उत्तर हो जाएगा क्रांति कुमार भारती। यहाँ पे बिलासपुर शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराना, इससे संबंधित तथ्य हैं, देख लेते हैं। बिलासपुर में झंडा कब फहराया गया था शासकीय हाई स्कूल में? 8 अगस्त 1930। घटनाक्रम क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। ठीक है, नाम है क्रांति कुमार भारती। विशेष क्या था इसमें? झंडा को उतारने के कारण छात्रों ने पुलिस का घोर विरोध किया और इस कृत्य में कालीचरण नामक व्यक्ति को कारावास की सजा भी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? है ना, तो रायपुर में ब्राह्मणपारा, हमने व्याख्या में देखा था। चलिए प्रश्न करते हैं अगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि सुमेलित नहीं है? तो इसका एक
रायपुर में किसान आंदोलन दिख रहा है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है ना। सिर्फ एक सुमेलित नहीं दिख रहा है मुझे, और ये वाला क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना, ये तारीख वो नहीं है, ठीक है। तारीख चलिए देखते हैं, इसका उत्तर भी आयोग ने ऑप्शन नंबर ए ही लिया है, ठीक है। इसका उत्तर भी आयोग ने ऑप्शन नंबर ए लिया है। क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना, ये तारीख भी यही आयोग ने यही लिया है, 14 अगस्त 1930। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया? इसका उत्तर है बिलासपुर, ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, अनेक जगह पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। हाँ, जंगल सत्याग्रह हर जगह आयोजित किया गया था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुए और महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा 1920 में एवं 1933 में की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? रायपुर में नमक कानून भंग किया 15 अप्रैल 1930 को। तो इसमें ना जी सबके नाम मिलते हैं, महंत लक्ष्मी नारायण दास। ये प्रश्न आई थिंक पूरा नहीं है, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये सारे नाम है, महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंददास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन चारों के नाम मिलते हैं। इन्होंने रायपुर में नमक कानून भंग किया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाकौशल राजनीति परिषद में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा NaOH व HCl को मिलाकर अर्थात प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया। इस कार्य में सेठ गोविंददास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास एवं गया चरण द्विवेदी उनके सहयोगी थे। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है। देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया, तो ये सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया, ये गलत है। उनकी गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुई, ऐसा भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया, तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। पूर्ण स्वराज सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 को मनाया गया।
कहाँ पे? तो रायपुर में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, सहयोगी सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल। कार्य योजना क्या थी? राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान धरना देना, बहिष्कार करना स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग इत्यादि। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। और धमतरी में भी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी, किंतु 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। और जो आश्रम था वो नथुजी जगताप का निवास स्थान था। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखिएगा। रायपुर में जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी फरवरी 1921 में, और धमतरी में जो आश्रम की स्थापना हुई थी वो 1 मई 1930 को। और सुंदरलाल शर्मा थे, है ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे और नाम तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, नारायण राव मेघावले दिख रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नारायण राव मेघावले। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? तो असहयोग आंदोलन में जो 5 पांडव थे, पांच पांडवों के, है ना, अलग अलग नाम है। मतलब किस नेता को पांचों पांडवों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो अर्जुन के बारे में इसमें पूछा गया है। तो अर्जुन जो थे जी, ये ठाकुर प्यारेलाल को कहा जाता था। ठीक है, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल। चलिए व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 पांडव थे, है ना, जिन उनके जो नाम है, युधिष्ठिर कहा जाता था वामन राव लाखे को, और भीम लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास डागा। तो अभी तक हालांकि इस तरह के प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ अर्जुन के बारे में ही पूछा गया है। पर फिर भी आप ये व्याख्या देख लिए रहिए, क्या पता, आयोग का भरोसा नहीं है, कब पूछ ले, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। तो ये सही है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही। मैं जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन किसी और वीडियो में कवर करूंगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला था, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। तो उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को होना था, 13 अप्रैल को, है ना, होना था
13 अप्रैल 1930 को, किंतु 15 अप्रैल को, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तार होने की वजह से, तो 15 अप्रैल को यह अधिवेशन संपन्न हुआ। तो उनकी अनुपस्थिति में जो अधिवेशन बुलवा की अध्यक्षता की गई वो सेठ गोविंद दास के द्वारा की गई। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर याद रखिएगा आप, सेठ गोविंद दास। चलते हैं, व्याख्या है। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे छियुकी इबादतगंज स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंददास द्वारा की गई। चलिए अगला हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? ये प्रश्न भंग की गई थी, ये इसका उत्तर भी शायद विलोपित किया गया है जी। एक मिनट जी, ये ना उत्तर होना चाहिए इसका 12 जून, आयोग ने लिया है इसका उत्तर 12 जून 1930, लेकिन इसका उत्तर एक्चुअल में 11 नवंबर 1930 है ना। 11 नवंबर 1930 है इसका उत्तर, और आयोग ने इसका उत्तर लिया है 12 जून 1930। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? तो आप उत्तर याद रखिएगा 12 जून 1930, लेकिन एक्चुअल डेट भी जो वास्तविक डेट है 11 नवंबर 1930, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 11 नवंबर दिख रहा है तो आप 11 नवंबर का उत्तर लेंगे, और अगर है ना 12 जून 1930 तो 12 जून 1930 का उत्तर लेंगे। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है वो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल 11 नवंबर 1930 को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल के भवन में छात्रों ने कब तिरंगा झंडा फहराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 1930। ठीक है, 4 अगस्त 1930। अगला प्रश्न करते हैं। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मीधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? ये जंगल सत्याग्रह वाला प्रश्न है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा धमतरी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था सितंबर 1930 में मीधु कुम्हार को पुलिस की गोली लगी थी। ठीक है, व्याख्या है। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मीधु कुम्हार की मृत्यु 25 सितंबर 1930 को बिस्सेर प्रसाद के गोली चालन के कारण हुआ था। ठीक है, ये हम जंगल सत्याग्रह में भी देखेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक, अगला हम देखेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटुनियाबाई, केजाबाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। ठीक है, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। चलिए अगला देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। 13 जून 1932 को केतकीबाई रुक्मणीबाई के साथ महिलाओं ने कीका भाई के दुकान पर धरना दिया। परिणाम स्वरूप पुलिस ने इन आंदोलनकारी केतकीबाई
रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटोनिया बाई, केजाबाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के समय विदेशी सामान के विक्री के दौरान धरना देने हेतु जेल में रखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है राधाबाई। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किया था राधाबाई ने। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या है, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राधाबाई ने रायपुर में महिलाओं का नेतृत्व किया था। राधाबाई को रायपुर की नगर माता के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिक्टेटरों में शामिल ये प्रथम एवं एकमात्र महिला डिक्टेटर थी। ठीक है, राधाबाई का नाम याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं क्या सुमेलित नहीं है। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सुमेलित है। फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन, बलीराम आजाद, ये भी सुमेलित है। फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना, ये भी सुमेलित है, ठाकुर छेदीलाल। मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन, घनश्याम सिंह गुप्त, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नमक कानून भंग किया गया था 1930 में, और ये तो सुमेलित है ये भी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 13 जून 1932। 13 जून 1932। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? अस्थायी पद, जो अस्थायी कार्यभार जो ग्रहण किया था उनका नाम है ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? तो पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुने गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, यहां व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डिक्टेटर चुने गए थे, है ना। उनके क्रम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरे थे शंकर राव गनौद वाले, चौथी थी श्रीमती राधाबाई, पांचवें थे माधव प्रसाद परगिन्हा, और छठवें थे राम नारायण मिश्र, जिनको हर्षुल भी कहते हैं, और सातवें थे ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, और आठवें थे लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो पंडित रविशंकर शुक्ल को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था, और राधाबाई जो थी वो एकमात्र महिला डिक्टेटर थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था 29 जनवरी 1932। ठीक है, पेशावर दिवस। और ठीक है, यही है 29 जनवरी 1932, याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिससे देश में अनेक स्थानों पर आंदोलन हुए। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी 29 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में पेशावर दिवस मनाया गया। रायपुर नगर में सभा आयोजित कर पंडित रविशंकर शुक्ल को मोहम्मद अब्दुल रऊफ तथा अन्य लोगों ने उत्तेजनात्मक भाषण दिया और लोगों से विदेशी वस्तुओं के बिक्री केंद्रों पर धरना देने की अपील की। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कैदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 1932 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कैदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन किया गया था 4 अगस्त 1932। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 1933। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 1933 से। प्रश्न है 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, स्मिथ पियर्स। स्मिथ पियर्स जो थे, इन्होंने इनविटेशन दिया था महात्मा गांधी जी को भाषण देने के लिए। ठीक है, अगला हम देखेंगे गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था जी इनका अछूतोद्धार, है ना। अछूतोद्धार के लिए ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। तो कब आए थे आप याद रखिएगा, 22 नवंबर 1933। ये अछूतोद्धार जो कार्यक्रम चल रहा था, है ना, उस टाइम पे ये आए थे। ठीक है, दूसरी बार। चलिए, भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रथम प्रवास छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, जो असहयोग आंदोलन में समर्थन हेतु आए थे। जबकि द्वितीय प्रवास 22 नवंबर 1933 को अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत आए थे। ठीक, अगला प्रश्न है अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? तो आप याद रखिएगा, नवंबर 1933। ठीक है, 22 नवंबर 1933। चलिए अगला है इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किन नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था? तो इसका उत्तर भी आप याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, इन्होंने अछूतोद्धार के लिए के माध्यम से, है ना, मंदिरों में प्रवेश कराकर, है ना, अछूतोद्धार का कार्य स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया है, देख लेते हैं। गांधी जी का द्वितीय आगमन अछूतोद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा
राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्य हेतु अपना अपना अग्रणी कहा था। यानी कि छत्तीसगढ़ का गांधी अगर किसे कहा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार खालिस्तान में पहुंचे थे। किस तिथि को पहुंचे थे? आप उत्तर याद रखिएगा, 1933। ठीक है, 22 नवंबर, 22 से 28 नवंबर याद रखिएगा। ठीक है, 22 से 28 नवंबर 1933, है ना, ये कार्यक्रम चल रहा था अछूतोद्धार का। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। दूसरे चरण में महात्मा गांधी दूसरी बार 22 से 28 नवंबर 1933 में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। अगला है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? सिर्फ शब्द का हेर फेर है ना। इसका उत्तर भी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कूट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, हमें देखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ये तो गलत है क्योंकि 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, कंडेल सत्याग्रह। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन 1933, ये सही है। दो सही है, 2 और 3 है ना, पहला गलत है। कंडेल नहर सत्याग्रह ये 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एवं 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। खालिस्तान के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसका उत्तर प्रश्न के आधार विकल्प के आधार पर लिया है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा क्योंकि 1933 में भी लगभग और खत्म हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, किंतु चल रहा था क्या? अछूतोद्धार अछूतोद्धार कार्यक्रम चल रहा था छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, है ना। तो इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी दूसरी बार। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऐसा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, इसलिए आप उत्तर ले सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर है। महात्मा गांधी जी का प्रथम प्रवास हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु। वहीं दूसरा प्रवास हुआ था 22 से 28 नवंबर 1933 तक, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद था। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे मध्य प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 से 38। तो 1937-38 में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उससे भी संबंधित प्रश्न बने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पढ़ते हैं। 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो ये सही है। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की, ऐसा नहीं है। ठीक है, और 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी
1 एवं 3, है ना, ये तीनों सही हैं। सॉरी, 1 और 3 2 सही हैं आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। नोट में लिखा हुआ है आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। ठीक है, और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है 14 जुलाई 1937 को। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 14 जुलाई 1937 को। और प्रश्न में दिया हुआ है जी, प्रश्न में दिया हुआ है 29 जुलाई 1938। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है 29 जुलाई 1938, और वास्तव में जो गठन हुआ था वो 14 जुलाई 1937 को हुआ था। मुख्यमंत्री थे डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, और शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, इस दौरान राज्य में शिक्षा मंदिर योजना 1937 में लागू की गई। ठीक है, शिक्षा मंदिर योजना 1937 में लागू की गई, और डॉक्टर खरे का त्यागपत्र मिला था 29 जुलाई 1938 को। ठीक, और अगला है द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल। तो इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1938 को, 29 जुलाई 1938 को, है ना। प्रश्न में भी वही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और मध्य प्रांत के गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, और विधानसभा अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त, जो दुर्ग जिले से आते हैं। नोट में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। ये जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये आपको मालूम होगा, जिसके कारण कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 1939 को मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान राज्य की प्रांतीय सरकार पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये कथन और ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, 15 नवंबर 1939 को मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, और इस दौरान राज्य की प्रांतीय सरकार, है ना, मध्य प्रांत की सरकार पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी जी जो थे, है ना, काफी एक्टिव हो गए थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। चलिए अगला हम देखते हैं। 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारे लाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनको कोई पद नहीं मिला था, कोई विभाग नहीं मिला था। ठीक, अगला हम देखेंगे 1932 से 1940 तक का घटनाक्रम, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा। देखते हैं, 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया? तो 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन श्री वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनका नाम याद रखिएगा। कांग्रेस भवन का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? इस पत्रिका का नाम उत्थान था, उत्थान। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकोशल की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर याद रखिएगा, महाकोशल की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, और उत्थान के जो प्रकाशित जिन्होंने किया था उत्थान,
है ना। इनका नाम आप याद रखिएगा, सुंदरलाल त्रिपाठी, है ना, सुंदरलाल त्रिपाठी। सुंदरलाल शर्मा और सुंदरलाल त्रिपाठी में आप कंफ्यूज ना हो, है ना। उत्थान का जो प्रकाशन किया था वो सुंदरलाल त्रिपाठी ने किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया था। 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सरयू प्रसाद त्रिपाठी, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। अगला देखते हैं, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्न में से कौन सा विभाग मिला था? तो ये पहला मंत्रिमंडल था, मतलब पहला चुनाव था, है ना। तो इसमें उनको शिक्षा मंत्री का पद मिला था, ठीक है, ठीक है, शिक्षा मंत्री का उनको ये पद मिला था। आई थिंक ये प्रश्न एक बार और रिपीट हुआ है सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में, 2023 का जो पिछला एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, 1938, ठीक है। स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1938 में। अगला देखते हैं, 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई थी? तो भारतेंदु साहित्य समिति, है ना, ये बिलासपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। अगला देखते हैं, प्रश्न है, 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों की वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये प्रश्न भी विलोपित है, ये प्रश्न भी विलोपित है क्योंकि 9 दिसंबर 1935 को नहीं, 1936 है जी, है ना, ये 1936 है। 9 दिसंबर 1936 को रायपुर में शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मेरे हिसाब से, क्योंकि 9 दिसंबर 1936 को इसका उद्घाटन हुआ था 36 में, और यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 1935, तो उद्घाटन जिन्होंने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आई थिंक व्याख्या भी दिया होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, आयोग द्वारा विलोपित किया गया है, ठीक है। और सन 1936 में रायपुर जिला काउंसिल के तत्वाधान में 6वां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था यहाँ पे। हाँ, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। अगला देखते हैं, प्रश्न है, यहाँ पे समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। ये सीजीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय कन्हैयालाल वर्मा आलोक के संपादक थे, केशव प्रसाद वर्मा प्रकाश के थे यदुनंदन प्रसाद, और है वंश के थे उदय प्रसाद। तो सूर्योदय कन्हैयालाल वर्मा, आलोक केशव प्रसाद वर्मा, प्रकाश यदुनंदन प्रसाद, और है वंश उदय प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, ये देखिए सेम प्रश्न जो मैं कह रही थी ना,
सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्री के पद पर थे ये, है ना। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पे मंत्रिमंडल दिए हुए हैं। इस प्रकार संसदीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा मध्य प्रांत एवं बरार में एन.बी. खरे के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित मंत्री शामिल थे। तो प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, है ना, एन.बी. खरे। और शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। और अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त। और स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र। न्याय मंत्री थे मोहम्मद यूसुफ शरीफ। जन कार्य मंत्री थे माधवराव देशमुख। वित्त मंत्री थे डी.एस. मेहता, है ना, दुर्गा शंकर मेहता। राजस्व मंत्री थे पुरुषोत्तम बलवंत गोले। और नेता प्रतिपक्ष थे ई. राघवेंद्र राव। ठीक है, ई. राघवेंद्र राव। तो एक तो ये नेता प्रतिपक्ष पूछे जाते हैं और शिक्षा मंत्री पूछे जाते हैं, और इनका नाम तो प्रश्न में मिलता ही है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, एटलीस्ट 3 नाम तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से संबंधित प्रश्न। ठीक, प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? इसका उत्तर याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने की। यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्य हैं, पढ़ते हैं एक बार। 1940 में इसकी शुरुआत हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह की, है ना। और व्यक्तिगत से ही है ना पता चलता है कि ये खुद का सत्याग्रह है, व्यक्तिगत, है ना। तो स्थान यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हम व्यक्ति स्वयं का सत्याग्रह है ये। तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने और यति यतन लाल जैन, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। रायपुर से रविशंकर शुक्ल और यति यतन लाल जैन। बिलासपुर से नाम याद रखिएगा, राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवार। और दुर्ग जिले से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वी.आई. तामस्कर और मोहनलाल बाकलीवाल। और धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव। तो आप ना जी, आप शायद इतनी बार पढ़ते रहे होंगे, तो आपको कौन से स्वतंत्रता सेनानी या कौन से व्यक्ति जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो आपको याद हो ही जाता है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें बार बार आप इसको रिपीट करेंगे ना, रिवीजन करते जाएंगे, तो आप कौन से क्षेत्र से कौन, है ना, बिलोंग करते हैं वो याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे और भी एक तथ्य है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया। ललितपुर कहाँ पे है? तो ललितपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 8 अगस्त 1941 को, है ना, इन कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल को माना जाता है, जबकि भारत के विनोबा भावे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व नहीं किया था, है ना। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लें। ठीक है, सबने अपने अपने स्वेच्छा से ये सत्याग्रह किया था। चलिए प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया।
ये व्याख्या में हमने पढ़ा। इसका उत्तर है ये कथन सत्य है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदु नंदन प्रसाद सम्मिलित हैं। तो इनका नाम भी हमने है ना देखा है ना व्याख्या में। और पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था, तो उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ पे व्याख्या है। 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर से माना जो जगह है रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे सारिणी 1 और सारिणी 2 को सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ के स्थान जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए और सत्याग्रहियों के नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सुमेलित है ना। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी भी हैं। धमतरी से आते हैं छोटेलाल श्रीवास्तव और दुर्ग से आते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, है ना। ये 1 2 3 4 ही इनका सुमेलित उत्तर है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी उसी तरह का प्रश्न है, देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे, ये पवनार मुंबई के पास है ना। और यतियतनलाल जैन, ये आते हैं रायपुर से। रामगोपाल तिवारी, ये आते हैं बिलासपुर से। और रत्नाकर झा दुर्ग से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा जी 22 अक्टूबर 1940। तो ये जो छेदीलाल बैरिस्टर छेदीलाल जो हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये बिलासपुर के निवासी थे। ठीक है, ये बिलासपुर जिला से आते थे, है ना। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1940। नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था? तो इसका उत्तर है माना। माना कहाँ पे है? तो रायपुर में है। ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो माना एक जगह का नाम है जी। ठीक है, माना रायपुर में एक जगह है ना, जो रायपुर के निवासी हैं और बहुत लोग जानते भी होंगे। बट अगर कई लोग नए नए हैं और नहीं जानते हैं, जो लोग आउटर एरिया में रहते हैं, तो माना एक जगह का नाम है रायपुर में। अगला हम देखेंगे रायपुर षड्यंत्र केस 1942, उससे संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं एक बार। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? इसका नाम याद रखिएगा जी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परसराम सोनी। परसराम सोनी। यहाँ पे रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित जो तथ्य हैं, घटनाक्रम तो नहीं कह सकते, तथ्य हैं, आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं एक बार। प्रमुख नेता परसराम सोनी, इनका नाम याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। और मुखबिर कौन थे? तो शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार किया।
ठीक है, अगला देखते हैं। परिणाम क्या हुआ? शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह असफल रहा। तो हर केस में, चाहे वो कोई भी हो, आंदोलन, आंदोलन हो या कोई युद्ध हो, है ना, उसमें किसी ना किसी की मुखबिरी होती है। तो मुखबिरी किसकी थी? तो शिवनंदन प्रसाद, है ना। और इसमें जो अन्य नेता थे परसराम सोनी के साथ, उनके नाम थे गिरिलाल लोहार, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिक, क्रांति कुमार भारती और बिहारी चौबे, है ना। ये अन्य नेता थे परसराम सोनी के साथ। तो परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से लगभग 4 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। चलिए प्रश्न करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्न में से कौन थे? उसका उत्तर परसराम सोनी, है ना। चलिए अगला है, रायपुर केस के प्रमुख हीरो। तो इसका उत्तर श्री परसराम सोनी। अगला है, इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? इसका उत्तर परसराम सोनी। 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अगुवा निम्न में से कौन था? उत्तर है परसराम सोनी। देखिए प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं जी, है ना, वही वही प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर है सुधीर मुखर्जी। ये कथन भी आप याद रखिएगा। सुधीर मुखर्जी जो थे, इन्होंने प्रशिक्षण दिया था, लेकिन किसने इसका नेतृत्व किया था, या फिर जो प्रमुख नेता जो थे वो परसराम सोनी थे, लेकिन विस्फोटक बनाने के लिए, बम बनाने के लिए, है ना, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था उसका नाम था सुधीर मुखर्जी। ठीक है, सुधीर मुखर्जी याद रखिएगा। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो नायक तो थे परसराम सोनी, है ना। और जो सुधीर मुखर्जी थे, ये कौन थे? अभी देखा हमने, ये प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग, है ना, इन्होंने ट्रेनिंग दिया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? रिवॉल्वर के साथ भी जोड़ा जाता है, नेपाल बम या अग्नि बम बनाने में, बुलेट या गोलियां बनाने में, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में। तो कुल मिलाकर के सारे प्रकार के बम बनाने का कार्य करते थे कौन? परसराम सोनी। तो ये सारे विकल्प सही हैं, तो सभी विकल्प सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में हुए थे 1942 में, उससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है पहला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए? ऐसे प्रश्न हम भारतीय इतिहास में भी पढ़ते हैं जी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा मलकानपुर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मलकानपुर। यहां पे हम देख लेते हैं व्याख्या। मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण लाल, यतियतन लाल, द्वारिका प्रसाद मिश्र और शिवदास डागा, श्री नारायण राव मेघावले, डी.के. मेहता, दुर्गा शंकर मेहता ने भाग लिया था।
लेकिन इन नेताओं को ब्रिटिश शासन द्वारा अधिवेशन से वापसी के दौरान 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, है ना, ये सारे नाम, और ये डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1942। प्रश्न देखते हैं। 8 अगस्त 1942 की बंबई कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? आप याद रखिएगा, हमने पढ़ा रविशंकर शुक्ल और ठाकुर छेदीलाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, रणवीर सिंह शास्त्री। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। रायपुर में विद्यार्थी जुलूस जो हुआ था ये 10 अगस्त 1942 को हुआ था। नेतृत्वकर्ता रणवीर सिंह शास्त्री। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशाल जुलूस का आयोजन किया और भारत छोड़ो का नारा लगाया। ठीक है, और बिलासपुर में जो विशाल जुलूस निकाली गई थी वो 2 अक्टूबर 1942, है ना, 10 अगस्त को रायपुर में और 2 अक्टूबर को बिलासपुर में। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे बिलासपुर में? तो भुवन भास्कर सिंह। और नेता कौन थे? जो शामिल नेता थे वो रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद आदि। अगला देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए एक बार सुमेलित करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता, है ना, जो गिरफ्तार हुए उनके नेताओं के नाम है और स्थान दिए हुए हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये तो मलकानपुर क्लियर दिख रहा है ना, और रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ये आते हैं, ये रायपुर से, सॉरी दुर्ग से। अमर सिंह सहगल ये हुए थे बिलासपुर से। और है ना, एक ही बच जाता है, त्रेतानाथ तिवारी रायपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आखिरी में एक दिख रहा है, पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ जी, ये गड़बड़ है, ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है ना, ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है। इसका उत्तर ये होना चाहिए था 2 4 3 1, ये होना चाहिए था 2 4 3 1, किंतु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और उत्तर ये प्रश्न विलोपित किया गया है। ठीक है, ये व्याख्या सही है। त्रेतानाथ रायपुर, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ये दुर्ग से, और अमर सिंह सहगल बिलासपुर से, और पंडित रविशंकर शुक्ल मलकानपुर। ठीक, ये प्रश्न विलोपित है। अगला हम देखते हैं। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, है ना। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में हड़ताल हुई थी और है ना,
विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई थी। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो हमने देखा हुआ है रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ कॉलेज, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता थे? तो हमने व्याख्या में इनके नाम देखे थे, है ना। रामचरण श्रीवास का भी नाम देखा था हमने, छोटेलाल जोगी का भी नाम देखा, मोहनलाल जोगी का भी नाम देखा, कालिका प्रसाद का भी नाम देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला देखते हैं। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? तो बिलासपुर में जेल में जो आईजी जठार का जो स्वागत किया गया था वो गद्दे में वंदे मातरम लिख करके किया गया था। ठीक है, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर। अगला है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। चलिए देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला और जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन हमने तो अभी व्याख्या में 10 अगस्त पढ़ा था जी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न जैसा भी लिखा हुआ है हम प्रश्न के आधार पर ही चलेंगे, है ना। 9 अगस्त 1942 को रायपुर के कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला। अच्छा नहीं जी, कांग्रेस जनों ने नहीं, वो तो हमने 10 अगस्त को विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला था। ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस जनों ने बोला गया है। ठीक है, तो ये कथन सही है, ये कथन सही है। और रायपुर के एक युवक रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट पर तिरंगा फहराया था, तो ये भी सही है ना। रामकृष्ण ठाकुर ने इन्होंने भी तिरंगा लहराया था। बिलासपुर के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की, तो ये बिलासपुर के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त को नहीं करी थी, ये 2 अक्टूबर को करी थी, है ना, 2 अक्टूबर को अभी देखा था हमने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका उत्तर है त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। विद्यार्थी जुलूस अलग है ना, विद्यार्थी जुलूस अलग है और कांग्रेस नेताओं का जुलूस अलग है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अरे ये देखिए, रायपुर में विशाल जुलूस, तिथि थी 9 अगस्त 1942। कारण क्या था? बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। स्थान कहाँ था? रायपुर, है ना, जुलूस का। और नेतृत्व करता थे त्रेतानाथ तिवारी और सहयोगियों में नाम आते हैं कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल। और नारा क्या था? रायपुर में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस जनों द्वारा जुलूस निकाला गया जिसमें नारे लगाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
और है ना, ये था ये वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो त्रेतानाथ तिवारी। किंतु रायपुर में जो विद्यार्थी जुलूस निकाला गया था, है ना, व्याख्या में भी हमने देखा, वो हुआ था 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त 1942। ठीक, ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। और विद्यार्थी जुलूस के जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता, वो थे रणवीर सिंह शास्त्री, है ना। चलिए अगला देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं था? कौन नहीं था पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमने इन तीनों के नाम तो पढ़े, वामन राव लाखे का नाम हमने नहीं देखा है। इसका उत्तर हो जाएगा वामन राव लाखे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रणवीर सिंह का नाम भी हमने देखा, जयनारायण पांडे का भी नाम देखा, कमल नारायण शर्मा का भी नाम देखा। इनका नाम हमने नहीं देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इसका उत्तर है आर के पाटिल। चलिए अगला देखते हैं, 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, तो देखते हैं बिलासपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे। अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण राय। इसका उत्तर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर से गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता थे यदुनंदन प्रसाद, अमर सिंह सहगल, डॉक्टर रामचरण राय, राम गोपाल तिवारी, गणेश प्रसाद, मुकुंद राव चितले और चिंतामणि राव उत्तलवार आदि। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। तो बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता हुए ठाकुर छेदीलाल, इनका नाम तो हम देखते ही हैं। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इनके भी नाम देखते हैं। और राजकिशोर वर्मा, इनका भी नाम देखते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंगरौल। ठीक, इसका उत्तर है दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंगरौल। चलिए अगला हम देखते हैं, व्याख्या। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में आगजनी की घटना हुई, है ना। कचहरी में आग लगा दी गई थी 28 अगस्त 1942 को। किनके द्वारा? तो रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। और दूसरी घटना हुई थी नगर पालिका भवन में, है ना, 5 सितंबर 1942। 28 तारीख को दुर्ग जिले के कचहरी में आग लगा दी इन्होंने, और 5 सितंबर 1942 को नगर पालिका भवन में आग लगा दी, है ना। तो किसके द्वारा? तो रघुनंदन सिंगरौल। उनके साथ जो सहयोगी थे उनका नाम था जसवंत सिंह ठाकुर।
प्रश्न है अगला, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी भी थी जो 6 माह के लिए जेल गई थी। अगला देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित व्यक्ति सुमेलित नहीं है? चलिए एक बार सुमेलित करके देखते हैं। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, ये सुमेलित है। 2 अक्टूबर 1942 ये सुमेलित है ना। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस, भुवन भास्कर सिंह, ये भी हमने देखा था। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंह रॉल, ये भी सुमेलित है। 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये भी सुमेलित है। और अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास, परसराम सोनी, तो ये 1942 में नहीं हुआ था जी, मतलब अक्टूबर, यहाँ पे तो आयोग ने उत्तर इसी को लिया है, परसराम सोनी भी सुमेलित है, बट आयोग ने इसका उत्तर लिया है ऑप्शन नंबर ई। एक मिनट देखते हैं व्याख्या अगर दिया होगा तो, व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। रायपुर डायनामाइट कांड, ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड 1942 में बिलख नारायण अग्रवाल एवं उनके साथियों द्वारा रायपुर के केंद्रीय जेल की दीवार को उड़ाने का तथा उसमें बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया था। अच्छा, अब थोड़ा सा शायद आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, रायपुर डायनामाइट कांड 1942 में हुआ था और रायपुर षड्यंत्र है ना, रायपुर षड्यंत्र, ये दोनों आप याद रखिएगा। ये प्रश्न ये बिल्कुल है ना, ये गलत है, मतलब ये कथन गलत है ना, इस हिसाब से इसका उत्तर यही सही है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, क्योंकि इसमें परसराम सोनी सुमेलित नहीं थे। परसराम सोनी जो थे ये आते हैं किससे, कौन से केस से, रायपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये व्याख्या भी सही है और ये प्रश्न भी सही है, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। याकूब अली रायपुर से गिरफ्तार हुए, हर नारायण वाजपेयी ये बिलासपुर से आते हैं, लक्ष्मण सिंह देशमुख ये दुर्ग से, और VY तामस्कर ये बेमेतरा से आते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2 4 1 3, ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक। अगला देखते हैं, सही जोड़ी का चयन करें। कंडेल सत्याग्रह, ये 2 पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सॉरी, इसका कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वराज दल
स्वराज दल से संबंधित हैं ई राघवेंद्र राव, और प्रथम छात्र हड़ताल से संबंधित है ठाकुर प्यारेलाल, और व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो 4-3, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे रायपुर डायनामाइट केस 1942। तो देखते हैं, प्रश्न है इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र संबंधित है। आप याद रखिएगा, रायपुर षड्यंत्र केस है ना, और रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये प्रश्न है, इनमें से 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित हैं तो सुधीर मुखर्जी, ठीक है। ये प्रशिक्षण देने का भी काम करते थे भाई, है ना, बम बनाने का प्रशिक्षण देते थे ये। चलिए अगला देखते हैं। रायपुर डायनामाइट केस 1942, इसके जो नेतृत्व करता है विलख नारायण अग्रवाल, सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नागरदास बाबरिया, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवारों को डायनामाइट से ढाने की योजना बनाई। तो राष्ट्रवादी जो नेता थे, है ना, नेताओं को जेल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। मुखबिरी इसमें किसने की? तो अविनाश संग्राम। परिणाम क्या हुआ? तो इन क्रांतिकारियों ने विस्फोट किया, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे नोट में दिया है सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य में के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? तो व्याख्या में हमने देखा रायपुर डायनामाइट केस। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन भी है ना कंफ्यूज करने वाले होते हैं, है ना। रायपुर डायनामाइट केस, इसका उत्तर याद रखिएगा ईश्वरी चरण शुक्ल। और रायपुर षड्यंत्र केस है ना, इसमें परसराम सोनी का नाम आता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी, रायपुर डायनामाइट केस ईश्वरी चरण शुक्ल, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी रघुनंदन सिंगरौल, और रायपुर में विद्यार्थियों द्वारा जुलूस तो रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-4-1-2-3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। दुर्ग में आगजनी घटना है ना, उससे संबंधित प्रश्न है, फटाफट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? इसका उत्तर है दुर्ग। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर है रघुनंदन सिंगरौल। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में दुर्ग की जिला कचहरी को निम्नलिखित में से किसने आग लगाई? उत्तर है रघुनंदन सिंगरौल। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे तिरंगा ध्वज से संबंधित प्रश्न, ठीक। कौन कौन से नेता या कौन से क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने झंडा फहराया था, उससे संबंधित प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा झंडा या तिरंगा ध्वज फहराया था? उत्तर आप याद रखिएगा, रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सुपुत्र थे, है ना, जो नागपुर में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। व्याख्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने अपने सहयोगी वल्लभ दास गुप्ता के साथ मिलकर नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था। रामकृष्ण सिंह ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र थे, जो विधि का अध्ययन हेतु नागपुर गए थे। विधि यानी कि लॉ, है ना। चलिए, रायपुर के किस युवक को नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार किया गया था? उत्तर है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले युवक, छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला है, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण। एक मिनट जी, हाँ एक मिनट, प्रश्न एक पूरा पढ़ लेती हूं मैं। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण ठाकुर। इन्होंने फहराया तो था नागपुर के न्यायालय भवन में, है ना, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया था रायपुर से। ये प्रश्न ही अजीब सा है इसका, लेकिन इसका उत्तर इन्होंने, है ना, आयोग ने श्री कृष्ण रामकृष्ण ठाकुर ही लिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया था। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था। ठीक है, अगला है 1946 से 1950 तक का घटनाक्रम है। चलिए प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से भागीदारी जो 1946 में हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि रविशंकर शुक्ल भी थे, ठाकुर छेदीलाल भी थे और घनश्याम सिंह गुप्त भी थे, है ना, इनका योगदान था, है ना, संविधान निर्माण सभा में। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। यह व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से भागीदारी, तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस टाइम पे छत्तीसगढ़ से जो, है ना, नेता थे उन जिन्होंने भाग लिया था, उनमें से कौन कौन थे? संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से नामांकित 6 सदस्य नियुक्त किए गए। ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य थे, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से,
और देसी रियासतों से भी 3 सदस्य चुने गए थे। रघुराज सिंह दीवान सामंती नरेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और पंडित किशारी मोहन त्रिपाठी रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और राम प्रसाद पोटाई ये भी रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो इससे तो प्रश्न नहीं बनते हैं, नहीं देखा मैंने ऐसे प्रश्न, बट इन तीनों से, है ना, इन सदस्यों से प्रश्न बनते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए, संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि पंडित रविशंकर शुक्ल और घनश्याम सिंह गुप्त। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम था? ये रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राम प्रसाद पोटाई, इसका नाम हमने देखा था, है ना, याद रखिएगा, राम प्रसाद पोटाई। अगला है, जुलाई 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ यानी कि खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर छेदीलाल। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठाकुर प्यारेलाल नहीं थे, है ना, नहीं था जो पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? तो इसका नाम आप याद रखिएगा, रघुराज सिंह, जो सामंती नरेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ के रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे, इसका उत्तर रघुराज सिंह। इनका भी नाम देखने को मिलता है, बट ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रघुराज सिंह जो थे ये राजाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है, राजाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये। और किशोरी मोहन, है ना, ये भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराना। तो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है ना। ठीक, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया था, उनके नाम दिए गए हैं, है ना, कौन सी जगह पे किन्होंने फहराया। तो गांधी चौक रायपुर में वामन राव लाखे, पुलिस लाइन रायपुर में आर.के. पाटिल उस वक्त के खाद्य मंत्री थे, सीताबर्डी चौक नागपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा सदस्य थे, और गांधी चौक बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी ये संसदीय सचिव थे उस वक्त। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? अभी अभी हमने देखा, आर.के. पाटिल। अगला हम देखते हैं घटना एवं व्यक्ति को जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 अक्टूबर से दिसंबर 1946, डॉक्टर खूबचंद बघेल ये सुमेलित हैं। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर,
भुवन भास्कर, ये भी सुमेलित है ना। और तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकलीवाल, ये भी सुमेलित है। रायपुर में के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 को पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे ये मुख्यमंत्री थे, तो ये है ना मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सीताबर्डी है ना, सीताबर्डी नागपुर में इन्होंने झंडा फहराया था, मुख्यमंत्री है भाई तो केंद्र में ही फहराएंगे। और रायपुर में गांधी चौक में फहराया था कौन, वामन राव लाखे, है ना, तो ये सुमेलित नहीं है। बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 रामगोपाल तिवारी, तो ये भी सुमेलित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं अगला। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो दुर्ग में नाम हमेशा हमको देखने को मिलते हैं कौन, घनश्याम, श्री घनश्याम गुप्त, ठीक, घनश्याम गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं आज के। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली होगी, है ना, और मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह के वीडियोस और लाऊं। और हमारा एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं आधुनिक इतिहास से, जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन, है ना, तो उस तरह के टॉपिक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।